हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। देखिए, हम इस वीडियो में देखेंगे एडिटोरिया करंट अफेयर का, जिसमें मेरा पार्ट होगा आज न्यूज़ @ 365 का हम पार्ट देखेंगे और देखते हैं कि पिछले हमने वीडियो में देख चुका था, यहाँ तक देख चुका था हमने एक राष्ट्र एक चुनाव तक देखा था। अब देखेंगे हम कौन सा, तो सार्वजनिक परीक्षा। देखिए, सार्वजनिक परीक्षा कहने का मतलब क्या है, इसका पूरा डिटेल में देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। बात करते हैं हम सार्वजनिक परीक्षा के बारे में कि सार्वजनिक परीक्षा क्या बोलना चाह रहा है। सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम, अनुचित साधनों की रोकथाम कहने का मतलब क्या कि जिस तरह से परीक्षा में आप देखते हो कि पेपर आउट हो गया, किसी प्रकार के माल प्रैक्टिस हो गया और उस तरह से पकड़ाते जा रहा है, उसके लिए एक विधेयक लाया गया था, जो कि आप उसको बोल सकते हैं सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। आप इसको याद कर लीजिएगा कि अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। 2024 जिसमें सरकारी भर्ती परीक्षा में कदाचार और संगठित धोखाधड़ी के लिए 5 साल तक की कैद, कितना बोला गया है, जिसमें सरकारी भर्ती परीक्षा में कदाचार और संगठित धोखाधड़ी के लिए 5 साल तक की कैद। आप समझ सकते हैं कि 5 साल तक की कैद और साथ में आपको 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इसका कहने का मतलब क्या है, 5 साल तक की आपको कैद होगा और आपको 1 करोड़ रुपया जो है आपको जुर्माना देना होगा, क्योंकि और में है आपको 1 करोड़ रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। आगे बात करते हैं को केंद्र सरकार ने 21 जून से लागू करने के लिए अधिसूचित किया है। कब से, तो 21 जून से लागू करने के लिए अधिसूचित कर दिया गया है। इसका प्रमुख प्रावधान देखते हैं कि इसका प्रमुख प्रावधान क्या क्या होगा। इसमें न्यूनतम 3 साल की जेल अवधि का प्रावधान है, जिसे बढ़ा करके 5 साल किया जा सकता है। इसमें शामिल व्यक्तियों के लिए 10 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। इसमें जो शामिल व्यक्ति है, देखिए मेन व्यक्ति का तो अलग हो गया, जिसमें शामिल व्यक्ति है उसके लिए भी 10 लाख तक का प्रावधान किया गया है। आगे बात करते हैं, परीक्षा अधिकारियों या सेवा प्रदाताओं द्वारा संगठित अपराध करने पर न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल होगी। देखिए, न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जो जेल होगी, साथ ही 1 करोड़ रुपया तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो कि साथ आपको 1 करोड़ रुपया भी देना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है। देखिए, सभी अपराध जो है संज्ञेय है, आपको संज्ञेय में लिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा क्या गया कि गैर जमानती है, आपको जमानत नहीं मिलने वाला है इस अपराध में, जो कि गैर जमानती है, जो कि आप बेल ले लेते थे जाकर के किसी कोर्ट के द्वारा, वो भी गैर जमानती है। जो अपराधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करता है और अपराधियों के खिलाफ जो है तत्काल में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करता है। आगे बात करते हैं, प्रयोज्यता क्या है, कौन कौन से एग्जाम इस तरह के देखने को मिलेगा आपको, तो यूपीएससी में आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको एसएससी में देखने को मिलेगा, आरआरबी मतलब कि रेलवे में आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको आईबीपीएस में देखने को मिलेगा, एनटीए जो है एनटीए में आपको देखने को मिलेगा। द्वारा आयोजित पर केंद्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं का कवर करती है। जो है इसका एनटीए द्वारा आयोजित केंद्रीय भर्ती परीक्षा और प्रवेश परीक्षाओं को कवर करती है, ऐसा इसमें बताया गया है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा क्या, हाइड्रोन परियोजना। देखिए, हाइड्रो परियोजना नहीं, हाइड्रोजन परियोजना नहीं, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा कि कौन सा हाइड्रोन परियोजना है। अब इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि हाइड्रोन परियोजना आखिर है क्या। देखिए, इसमें हाइड्रोन परियोजना क्या है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए, कौन सा, तो अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए अपना स्वयं का उपग्रह नेटवर्क विकसित करने हेतु हाइड्रोन परियोजना की घोषणा किया है। किसका परियोजना, तो हाइड्रोन परियोजना के, और किनके द्वारा किया गया है, तो देखिए आप याद कीजिए कौन सा, हाइड्रोन परियोजना किनके द्वारा किया गया है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है। और ये किस मेथड पे किया गया है, किस लिए किया गया है, मेथड नहीं, किस लिए किया गया है, तो अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए स्वयं उपग्रह नेट विकसित करने की बात किया गया है। आगे बात करते हैं, हाइड्रोन का फुल नेम कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोन का फुल नेम हाई थ्रोपुट ऑप्टिकल नेटवर्क
डिमोनस्ट्रेशन सिस्टम इसका फुल नेम हो जाएगा। देखिए इसका फुल नेम कौन सा हो जाएगा, हाई थ्रो आउट ऑप्टिकल नेटवर्क डिमोनस्ट्रेशन सिस्टम इसका फुल नेम हो जाएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का उच्च थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क हाइड्रोजन अंतरिक्ष में ऑप्टिकल संचार अवसंरचना का उपयोग करके पृथ्वी का पर उपयोग के लिए विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में पेटाबाइट्स डेटा रिले करने का इरादा रखता है। आगे बात करते हैं हम, आगे देखते हैं। यह अत्यधिक अत्यंत दूरसंचार क्षमता को सक्षम करने के लिए मौजूदा रेडियो आवृत्ति चैनलों पर पूरक होगा। कौन सा, तो रेडियो आवृत्ति चैनलों पर पूरक होगा। हाइड्रोन का लक्ष्य अंतरिक्ष में टेराबाइट पर सेकेंड, कौन सा, तो टेराबाइट पर सेकेंड क्षमता पर दुनिया का पहला ऑप्टिकल मल्टी ऑर्बिट परिवहन नेटवर्क प्रदर्शित करना है, जो स्थलीय फाइबर आधारित नेटवर्क की अंतरिक्ष में निर्बाध रूप से विस्तारित करेगा। दूसरे शब्द में हाइड्रोन आकाश में फाइबर और क्लाउड से परे इंटरनेट का प्रदर्शन करेगा। क्या बोल रहा है कि हाइड्रोन जो है आकाश में फाइबर और क्लाउड से परे इंटरनेट का प्रदर्शन करेगा। तो देखिए आप जो है इसमें वन लाइनर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाए कि हाइड्रोन परियोजना किस लिए है, तो अंतरिक्ष में आधारित इंटरनेट के लिए है। और किनके द्वारा विकसित किया गया है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है। आगे बात करते हैं हम विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। इस किस पे है, तो इसका स्रोत लिया गया है डाउन टू अर्थ से लिया गया है। हाल ही में ऑस्ट्रिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय द्वारा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। कहाँ में, कब किया गया, तो देखिए हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के वियना में, कहाँ में, तो ऑस्ट्रेलिया के वियना में राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय, कौन सा, तो राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय द्वारा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। तो आप इसको देख सकते हैं कि विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट कहाँ में जारी किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के वियना में किया गया है। आगे बात करते हैं इसका रिपोर्ट की मुख्य विशेषता क्या है कि 2015 से लेकर के 2021 के दौरान वैश्विक अवैध वाणिज्य व्यापार में गैंडों और देवदार सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजाति है। कौन कौन से, तो गैंडे और देवदार जो है सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजाति है। आगे बात करते हैं, यह रिपोर्ट 2015 से 2021 के दौरान 162 देशों और क्षेत्रों में अवैध व्यापार का दस्तावेजीकरण करता है, जिसमें लगभग 400 पौधे, कितना, तो लगभग 4,000 पौधे और जानवरों की प्रजातियों को प्रभावित किया है, जिसमें 3250, कितना, तो 3250 CITES परिशिष्ट में सूचीबद्ध किया गया है। आगे बात करते हैं हम कि इसका आगे रिपोर्ट आगे क्या दिया गया है। पशु प्रजातियों का अवैध वन्यजीव व्यापार बाजार गैंडों के सींग के लिए कितना, 29% है। पेंगोलियन के सल्क कितना, 28% है। और हाथी के दांत कितना हो जाएगा आपका, 15% हो जाएगा। तो देखिए गेंडों के सींग से जो होता है केमिकली चीज़ बनता है, जैसे आप दवा वगैरह, कैंसर के दवा वगैरह भी से बन सकते हैं। हाथी के दांत से देखिए बहुमूल्य चीज़ बनता है। पेंगोलियन के सल्क बहुत ज़्यादा चीज़ है, सबसे बनते रहता है जो बहुमूल्य चीज़ है। इसीलिए बताया गया है क्या कि गेंडों के सींग का 29% व्यापार होता है। पेंगोलियन सल का अवैध व्यापार के बारे में बात करते हैं। पेंगोलियन के सल का 28% होता है और हाथी के दांत का 15% होता है। आगे बात करते हैं, पादप प्रजाति का अवैध व्यापार देख लेते हैं। देवदार के वृक्ष का 47% होता है, वही शीशम का 35% होता है और अगर वुड का 13% व्यापार होता है जो अवैध होता है। आगे बात करते हैं हम विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट देखते हैं। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024, 2020 और 2016 के प्रकाशनों के बाद श्रृंखला की तीसरी रिपोर्ट है। कौन सा है, तो ये वाला जो है 2016 में किया गया था प्रदर्शित, उसके बाद 2020 में किया गया था और अब 2024 में किया गया है। और श्रृंखला का कौन सा है, तो 3rd नंबर का प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। आगे बात करते हैं रिपोर्ट वन्यजीव और वनस्पति के लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन में सूचीबद्ध वाणिज्य प्रजातियों में अवैध व्यापार की प्रवृत्तियां पर ध्यान केंद्रित करती है। जो क्या बोला गया है कि वनस्पति के लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन में
सूचीबद्ध वन्यजीव, सूचीबद्ध जितने वन्यजीव हैं प्रजातियों में अवैध व्यापार की प्रवृत्तियां पर अध्ययन ध्यान केंद्रित करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल। ब्लू होल क्या है उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल आपको बताया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने यूकाटन, देखिए कहाँ में, तो यूकाटन महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में विश्व का सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की गई है, जिसमें तामजा ब्लू, कौन सा, तो तामजा ब्लू होल के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा नाम से जाना जाता है? तामजा ब्लू होल के नाम से जाना जाता है। यो और कहाँ में, तो यूकाटन प्रायद्वीपीय के दक्षिण पूर्वी तट पर मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में विश्व का सबसे गहरे ब्लू होल की खोज किया गया है, जिसे हम तामजा ब्लू होल के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं इसका मुख्य पॉइंट कौन कौन से हैं। तामजा ब्लू होल समुद्र तल से कम 1380 फीट मतलब कि 420 मीटर नीचे है, जो दक्षिणी चीन सागर में ड्रैगन होल से भी अधिक गहरा है। आगे बात करते हैं 13,660 वर्ग किलोमीटर में फैले इस विशाल पानी के नीचे की गुफा का नाम तामजा रखा गया है, ताजा नहीं तामजा रखा गया है, जिसका माया भाषा में अर्थ है गहरी पानी। इसका क्या नाम है? गहरी पानी इसका नाम रखा गया है। मतलब इसका भाषा है जिसकी माया भाषा में इसका नाम है गहरा पानी। तामजा का मतलब क्या हो जाएगा? गहरा पानी। आगे बात करते हैं ब्लू होल के बारे में, बात करते हैं कि ब्लू होल हमारा है क्या। ब्लू होल जल में भरी ऊर्ध्वाधर गुफा कहने का मतलब कि वर्टिकल की बात करता है। ब्लू होल जल में भरी ऊर्ध्वाधर गुफा है जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके आधार जो है शैल, चूना पत्थर, संगमरमर और जिप्सम जैसे घुलनशील पदार्थ से बने होते हैं। ब्लू होल ऊर्ध्वाधर समुद्री गुफा है जो हिम युग के दौरान हजारों वर्षों हिमनद के बहाव द्वारा निर्मित होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? तो ब्लू होल बोलते हैं। आगे बात करते हैं हम कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, या ये वाला जो हो जाएगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है 2024 में भारत का स्कोर जो है 2024 में भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में 36.62 से गिर करके कितना हो गया है? 31.28 हो गया है। कितना हो गया है? तो आप इस पॉइंट को भी याद कीजिएगा कि अगर इस पॉइंट को आप नहीं याद कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो ये पॉइंट भी देखने को मिलता है, और जो आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, ये सब करेंट अफेयर जो है आपका सटीक जो है उसमें देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि हर एक पॉइंट बीपीएससी में इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि क्योंकि इसमें देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्कोर जो है पिछले वर्ष की तुलना में गिर करके कितना हो गया है कि 31.28 हो गया है। तो कंपैरिजन भी उसमें देखने को आपको मिलेगा। आगे बात करते हैं रिपोर्ट के मुख्य विशेषताएं देखते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है 180 देशों के बीच भारत की रैंक जो है 2023 में 161 से 2024 में 159 हो गया है। कब हो गया है? देखिए थोड़ा सा तो रैंक जो है सुधरा है। क्या भारत का रैंक जो है 161 से कितना हो गया है? भारत का रैंक 2023 में जहां 161 था, वही 2024 की बात करते हैं तो 159 हो गया है। तो समझिए कि थोड़ा सा रैंक सुधरा है। थोड़ा सा मतलब कि 2 पॉइंट जो है रैंक सुधरा है। वो भी जो है एक सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए 180 देशों में से सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए 159 रैंक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के लिए बहुत ही खतरनाक है। आगे बात करते हैं हम कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। आगे बात करते हैं हम सुधार के रूप में अन्य देशों के रैंकिंग में गिरावट के कारण हुई है। आगे बात करते हैं यह विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में समग्र गिरावट और पत्रकारों और स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स के राजनीतिक दमन की, देखिए डायरेक्ट लिखा गया है क्या? स्वतंत्र मीडिया और आउटलेट्स के राजनीतिक दमन में भारी वृद्धि को दर्शाता है। कौन सा? तो राजनीतिक दमन में भारी वृद्धि को दर्शाता है।
भारी वृद्धि को दर्शाता है। विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में औसतन 7.6 अंक की गिरावट हो गया है। तो मतलब अगर विश्व स्तर पर वर्ल्ड वाइड के भी हम देख सकते हैं तो देखिए ये लाइन जो हो जाएगा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में औसतन 7.6 अंक की गिरावट देखने को मिला है। और हमारा इंडिया का रैंक अंक में कितना है, तो हमारा इंडिया का रैंक अंक में कितना है, गिर करके कितना हो गया है, तो 31.28 गिर करके हो गया है, जो कि ये सही नहीं है। और वर्ल्ड वाइड में देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड में रैंक गिर करके कितना हो गया, तो 7.6 जो है वर्ल्ड वाइड में रैंक गिर करके हो गया है। आगे बात करते हैं हम, रैंकिंग में नॉर्वे शीर्ष पर है। रैंकिंग में जो है नॉर्वे जो है शीर्ष पर है, डेनमार्क दूसरे नंबर पे है। ये भी आप याद कर लीजिएगा कि रैंकिंग में जो है नॉर्वे शीर्ष नंबर पे है, डेनमार्क आपका दूसरे नंबर पर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम कि भारत का स्कोर सुरक्षा संकेतक को छोड़कर बाकी सभी मामलों में गिरा है। इसमें दावा किया जाता है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता में संकट है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर मान लेते हैं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करते हैं और मीडिया का रैंक अगर 159 है तो हमारे लोकतंत्र में ये संकट का स्वतंत्रता का संकट है, ऐसा बताया गया है किनके द्वारा, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा ये सभी स्टेटमेंट दिया गया है। आगे बात करते हैं, भारत जो है तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे है। देखिए तुर्की, पाकिस्तान के मीडिया से भी भारत पीछे है, श्रीलंका से भी पीछे है। देखिए भारत तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे है। देखिए 159 जो क्रमशः 159, 152 और 150 है। तुर्की का कितना हो जाएगा, 158 हो जाएगा। वही पाकिस्तान की बात करते हैं तो तुर्की का हो जाएगा 158। वही पाकिस्तान की बात करते हैं तो 152 हो जाएगा। वही श्रीलंका की बात करते हैं तो 150 हो जाएगा, जो कि श्रीलंका से भी अपना रैंक जो है पीछे है। आगे बात करते हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का रैंक कितना है, 152 है। वही अपना रैंक कौन सा है इंडिया का, तो 159 है, जो कि सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए संकट का कारण है। आगे बात करते हैं, प्रयुक्त संकेतक क्या हो जाएगा, सामाजिक प्रयुक्त संकेतक कौन कौन से हो जाएगा, कौन कौन से जो है मुद्दा को इन्होंने उठाता है, मतलब कि प्रयुक्त संकेत कौन कौन से मुद्दा को लेकर के ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा, राजनीतिक हो जाएगा, कानूनी और सुरक्षा को लेकर के ये सभी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए वंस अगेन हम इसको देखेंगे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है इंडिया का रैंक गिर करके कितना हो गया है, तो 31.28 हो गया है। ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और इंडिया का रैंक जो है 2023 में 161 था, वही 2024 में 159 हो गई है। आगे बात करते हैं हम कि वर्ल्ड वाइड देखते हैं, विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में भी गिरावट आई है, जो कि 7.6 हो गई है। आगे बात करते हैं हम कि इसमें जो है टॉप में कौन सा हो जाएगा, तो टॉप में आपका नॉर्वे हो जाएगा। और सेकंड राउंड पे कौन सा है, तो डेनमार्क है सेकंड राउंड पे। वही बात करते हैं टर्की का कितना है, तो टर्की का 158 है। वही पाकिस्तान की बात करते हैं तो 152 है। श्रीलंका की बात करते हैं तो 150 है। इन्होंने कौन कौन से सांकेतिक मुद्दा उठाता है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दा उठाता है, आर्थिक मुद्दा उठाता है, राजनीतिक उठाता है, कानूनी उठाता है और सुरक्षा को उठाता है। आगे बात करते हैं विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024। इसको देखेंगे हम कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट जारी की है। तो कौन सा, तो हाल ही में कौन जारी किया है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया गया है। आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट किनके द्वारा जारी किया गया है, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया गया है। इसका मुख्य बिंदु कौन कौन से हो जाएगा, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या 11 जुलाई को जो हो जाएगा अपना विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 11 जुलाई को जारी विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 50 से 60 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। कब से, तो आने वाले 50 से 60 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि जारी रहने का उम्मीद है, ऐसा बताया गया है। आगे देखते हैं हम कि नेक्स्ट पॉइंट मेरा कौन सा हो जाएगा, तो नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 2080 के दशक के मध्य में वैश्विक जनसंख्या लगभग कितना हो जाएगा, तो 10.3 बिलियन हो जाएगा। देखिए इसमें हर एक लाइन जो होगा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको बीपीएससी वगैरह में जो स्टेटमेंट वाइज में अगर क्वेश्चन देगा तो ये सभी क्वेश्चन आपको ये सभी जो लाइन आपको देखने को मिलेगा कि वर्ष 2080 तक
वर्ष 2080 के दशक के मध्य में वैश्विक जनसंख्या लगभग 10.3 बिलियन के उच्चतम शिखर पर पहुंच गई है। वहीं 2024 में यह 8.2 बिलियन जनसंख्या होगी। कब तो बोला गया है कि 2024 में कितना बोला गया है, तो 8.2 बिलियन अगर वर्ल्ड वाइड के देखने को मिला है कि अगर 2024 की जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो 8.2 बिलियन हो जाएगा जनसंख्या। वही 2080 के दशक के मध्य बोला गया है कितना कि 10.3 बिलियन जनसंख्या उच्चतम शिखर पे पहुंचेगी। उसके बाद देखते हैं शिखर पर पहुंचने के बाद वैश्विक जनसंख्या धीरे धीरे गिरावट होना शुरू हो जाएगा का अनुमान है। यदि सदी के अंत तक 10.2 बिलियन जनसंख्या तक गिर सकती है। कितना, तो सदी के अंत तक जो है 10.2 बिलियन जनसंख्या तक के गिरने की बात किया गया है। आगे बात करते हैं हम जन्म के समय जीवन प्रत्याशी 2024 में कितना हो गया है, तो 73.3 तक पहुँच गई है। तो जीवन प्रत्याशी कितना हो गया है, 73.3 वर्ष जीवन प्रत्याशी पहुँच गया है, जो कि ये लाइन जो हो जाएगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारतीय संदर्भ में देख लेते हैं थोड़ा सा भारत का क्या क्या है। कि अनुमान है कि 2024 में भारत की जनसंख्या जो है 1.45 अरब होगी। कितना होगी, तो 2024 में जनसंख्या की बात बोला गया है 1.45 अरब होगी। देखिए अभी सेंसस जो है सितंबर या अक्टूबर में जो है हमारा सेंसस सेंसस होने वाला है, मतलब कि भारत की जनगणना होने वाली है। और इसका लगभग रिपोर्ट 2025 में इसका रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उसके अनुसार देखते हैं कि कितना जनसंख्या इंडिया का है, जो एग्जैक्ट पता लगेगा। इसमें तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा बताया गया है कि भारत में जो हो जाएगा 2024 में भारत की जनसंख्या जो है 1.4 अरब होगी। वही 2060 के दशक में प्रारंभ में भारत की जनसंख्या जो है 1.7 अरब हो जाएगी और इसके बाद 12% की कमी आएगी। उसके बाद जो है 2060 में जनसंख्या जो है 1.7 अरब हो जाएगी। वही जो है इसके बाद जो है जनसंख्या में गिरावट होना चालू हो जाएगा, मतलब कि 2060 के बाद। आगे बात करते हैं, इस सदी में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। तो अगर आपको क्वेश्चन मिलता है अगर मिलेगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो अपना इंडिया जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। और सेकेंड राउंड पे हो गया है आपका चाइना। आगे बात करते हैं, नोट क्या दिया गया है हाल ही में यूनाइटेड नेशन UNFPA का फुल फॉर्म होता है आपका यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या अनुमानतः 144 मतलब कि 144 करोड़ तक पहुंच गई है। मतलब कि अपना जनसंख्या जो है 144 करोड़ देशवासियों का है जनसंख्या। आगे बात करते हैं, भारत की कुल जनसंख्या का 68% जो है 15 से 64 वर्ष की आयु तक के बीच का है। कितना, तो 68% हमारा जनसंख्या जो है यंग जनसंख्या सबसे ज़्यादा है जी। कितना है, 68% 15 से 64 वर्ष के आयु का है। आगे बात करते हैं हम अनुच्छेद 244A के बारे में बात करते हैं कि अनुच्छेद 244A क्या है। देखते हैं इसके बारे में। हाल ही में असम के आदिवासी बहुल दिफू लोकसभा में सभी दलों के उम्मीदवारों ने एक स्वायत्त मतलब कि राज्य के भीतर राज्य बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 244A को लागू करने की वादा किया था। तो आप सबसे पहले आप याद कीजिएगा कि 244 संविधान के अनुच्छेद अगर एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको कि 244A किससे रिलेटेड है, तो आप बता सकते हैं कि असम के आदिवासी बहुल क्षेत्र में किसके लिए, तो स्वायत्त राज्य के भीतर राज्य के संविधान के अनुच्छेद 244A लागू करने की बात किया गया है। संविधान का 244A क्या है, देखिए इसके बारे में देखते हैं कि अनुच्छेद 244A को 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 कौन सा, तो 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा शामिल किया गया था। यह संसद को असम राज्य के भीतर 6ठी अनुसूची निर्दिष्ट सभी या कुछ आदिवासी क्षेत्र में शामिल करते हुए स्वायत्त राज्य स्थापित करने के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। अब आपको बात करते हैं कि संविधान के 6ठी अनुसूची तथा अनुच्छेद 244A में अंतर क्या है। देखिए 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्र में विकेंद्रीकृत शासन के पहले से ही निर्वाचित प्रतिनिधियों वाले
मौजूद है। हालांकि इस परिषद के पास समिति शक्तियां हैं, वे कानून परिवर्तन को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं और उसकी वित्तीय अधिकारी भी शामिल है। दूसरी ओर अनुच्छेद 244A के बारे में बात करता है, जनजातीय क्षेत्र को अधिक स्वायत्त शक्तियां प्रदान करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कानून एवं व्यवस्था पर नियंत्रण है। आगे बात करते हैं हम कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हो जाएगा, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के बारे में देखते हैं। हुनरू रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल यूनिकॉर्न्स इंडेक्स 2024 जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम धीमा हुआ है तथा 2017 के बाद पहली बार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट आई है। आगे बात करते हैं, इसका मेन पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपका, मेन पॉइंट के ऊपर जिक्र करते हैं हम कि वर्ष 2023 में भारत में यूनिकॉर्न की जनसंख्या कितना था। वर्ष 2023 में भारत में यूनिकॉर्न की जनसंख्या कितना था, तो 67 थी। वर्ष 2024 में यूनिकॉर्न की जनसंख्या 68 से एक कम है। आगे बात करते हैं, वर्ष 2022 में यूनिकॉर्न की जनसंख्या 68 से एक कम है। मतलब कि वर्ष 2022 में यूनिकॉर्न जनसंख्या कितना था, तो 68 था। वही 2023 की बात करते हैं तो एक कम गया है, 67 हो गया है। आगे बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न के मामले में कितने नंबर पे है, तो 3rd नंबर पे है। तो सबसे फर्स्ट में कौन सा हो जाएगा, आपका अमेरिका हो जाएगा। वही सेकेंड राउंड पे कौन सा हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। और 3rd राउंड पे कौन सा हो जाएगा, तो 3rd राउंड पे आपका हो जाएगा इंडिया। इंडिया का यूनिकॉर्न की जनसंख्या कितना है, तो 67 है, एक घट गया है। 2022 में 68 था। आगे देखते हैं हम कि 703 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका में कितने हैं, तो 703 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका है, इस सूची में शीर्ष पर है। जबकि 340 यूनिकॉर्न के साथ चाइना है, चाइना सूची में दूसरे स्थान पर है। वही अगर बात करते हैं हम कि शहर के हिसाब से अगर बात करते हैं, तब बेंगलोर में हमारा इंडिया के अंदर शहर के हिसाब से अगर बात करते हैं तो बेंगलुरु में 32 यूनिकॉर्न्स है। कहाँ में, तो बेंगलुरु में आपका 32 यूनिकॉर्न्स मिल जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पे है। और मुंबई में 14 यूनिकॉर्न हो जाएंगे। बेंगलुरु में 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर है और मुंबई जो है 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पे है। तो देखिए शहर के हिसाब से बात करते हैं हम तो बेंगलुरु में कितना यूनिकॉर्न्स है, तो 32 यूनिकॉर्न के साथ कितने रैंक पे है, तो 7वें स्थान पे है। वही मुंबई की बात करते हैं तो 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पे है। यूनिकॉर्न्स आखिर होता क्या है, देखिए यूनिकॉर्न्स हम कहते किसको है, यूनिकॉर्न्स वे स्टार्टअप हैं जिसका मूल्य कम से कम $1 अरब है। कितना, तो अगर उसका मूल्य कम से कम कितना हो जाएगा, $1 अरब जो हो जाएगा उसका मूल्य हो जाएगा, तथा अभी तक किसी सार्वजनिक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। अभी तक किसी सार्वजनिक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। सार्वजनिक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, जो आपको कौन सा कहला जाएगा, यूनिकॉर्न कहला जाएगा। आगे बात करते हैं भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता देखेंगे हम कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता क्या है, आखिर उसके बारे में जिक्र करते हैं। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है आखिर क्या। भारत दुनिया का तीसरा कौन सा, तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है। भारत जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 4थे स्थान पे है। तो देखिए भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा ऊर्जा खपत करता है। अगर बात करते हैं कि क्षमता के अनुसार है तो 4थे स्थान पे जो है नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता रखता है। पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा है तथा सौर ऊर्जा क्षमता में कितना है, तो 5वां है। देखिए एक लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट होगा और आपको जो है आपको बीपीएससी वगैरह में बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, किसी भी अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वाले टॉपिक, क्योंकि आपको जो है भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता से इन्वायरमेंट से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा पूछने वाला है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व में 4था स्थान पर है। और ऊर्जा खपत के बारे में बात करते हैं तो तीसरे स्थान पे है। पवन ऊर्जा की क्षमता में भारत जो है 4थे स्थान पे है। वही सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो 5वें स्थान पे है। इंटरनेशनल नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023 के अनुसार आंकड़ा आप देखते हैं आंकड़ा के बारे में क्या बताया गया है।
भारत में स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता पिछले 8.5 वर्षों में 996% वृद्धि हुआ है। कितना? तो 396% बढ़ी है। और वही 190.97 गीगावाट, कितना? तो 190.97 गीगावाट बड़े हाइड्रो और परमाणु संयंत्र से अधिक है, जो देश की कुल क्षमता का 44% है। फरवरी 2024 का आंकड़ा है। आगे देखते हैं हम कि स्थापित सौर ऊर्जा पिछले 9 वर्षों में 30 गुना बढ़ी है और फरवरी 2024 तक 75.57 गीगावाट है। आगे बात करते हैं स्थापित पवन ऊर्जा कितना है, तो 45.15 गीगावाट हो गई है। बायोमास की बात करते हैं तो 10.2 गीगावाट हो गई है। लघु जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो 4.99 गीगावाट हो गई है। वही बड़े हाइड्रो की बात करते हैं तो 46.92 गीगावाट हो गई है। अवशिष्ट से ऊर्जा की बात करते हैं तो 0.58 गीगावाट हो गई है। भारत के प्रमुख निर्धारित लक्ष्य है, तो देखिए लक्ष्य कौन कौन से हैं इसका, कि कब से कब तक हमारा लक्ष्य है कि हम इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। तो भारत 2030 तक, कब तक? भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। तो अभी कितना है इसके पास नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितना है इसके पास? इंडिया के पास अभी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के बारे में हम बात करते हैं तो 190.57 है। कितना? 190.57 गीगावाट है। वही 2030 तक की बात करता है कि 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का बात करता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में आप देख लिए होंगे कि कौन कौन से आते हैं। बायोमास वाले आ जाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आ जाते हैं, अवशिष्ट ऊर्जा वाले आ जाते हैं, पवन वाले आ जाते हैं, सौर सेल वाले आ जाते हैं, सभी नवीकरणीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं वर्ष 2030 तक देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता 45% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। तो लक्ष्य से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही कि वर्ष 2030 तक के केंद्र की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। वही 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए इस पॉइंट को हम समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है कि वर्ष 2030 तक, कब तक? वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की बात करता है। तो देखिए 2030 तक कितना बोला है? 5 मिलियन मैट्रिक टन हरित ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता। वही 2070 तक है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने की क्षमता रखा है इंडिया। आगे बात करते हैं कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन कम करता है। क्या बोलता है? 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना है। कब तक? तो 2030 तक जो है 1 बिलियन टन तक जो है कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। इसी तरह से जो है आज का टॉपिक मेरा समाप्त होता है। एक बात हम आपको बता दें कि देखिए पिछले चैप्टर में कुछ डाटा का जो क्वेश्चन 190 है तो हम उसको गलती से कुछ और पढ़ जाते हैं, तो वो सब को थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि हम उसको जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी कभी जो ऐसा होता है कि फ्लो में आगे बढ़ जाता है कि जैसे 500 गीगावाट हो गया तो कभी कभी 400 गीगावाट पढ़ा जाता है। पिछले अध्याय में पिछले वीडियो में हमने एससीओ का जो संगठन का बात करते हैं कि एससीओ संगठन की स्थापना कब हुआ था। तो देखिए उसके एससीओ संगठन की स्थापना 15 जून 2001 का हुआ था। हमने क्या बोल दिया था कि 15 जून 2021 को बोल दिया था। सो ये सब जो होते रहते हैं, आप थोड़ा सा बुक को भी आप थोड़ा सा मेरा जो है उस पर रेफ़र कर लीजिएगा। इस तरह से गलती हो जाता है, कभी कभी फ्लो में बोला जाता है। हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे काफ़ी हद तक। इसी तरह से हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। थैंक यू।